नमस्कार। साहित्य संसार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ये सिलसिला आज जो हम आगे जारी रख रहे हैं, ये पिछले अंक में हमने कहीं छोड़ा था और उसका सूत्र था दो पुस्तकें, बिस्मिल्लाह खां पर और एक लालू प्रसाद जी पर। उन पुस्तकों से जो आय हुई वो किस तरीके से उन परिवारों को बसाया गया। और अब तीसरी कड़ी में, इसी कड़ी में जो तीसरी पुस्तक है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इसको लेकर के हमारी चर्चा शुरू हो गई थी। वही सिलसिला हम इस अंक में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं शिवनाथ झा जी और नीना झा जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में। तो हम बात कर रहे थे शिवनाथ जी की, जो ये तीसरी जो पुस्तक है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसका आवरण भी बहुत अच्छा है और आयाम भी बड़ा है। और ये जो पुस्तक है जिसका मैंने जिक्र किया कि इसका आयाम भी बड़ा है, इसका फलक भी बड़ा है, और इसमें जिस तरीके से पहले प्रधानमंत्री से लेकर के, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज तक के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, तो ये कहीं न कहीं इस देश के पूरी इतिहास की कहानी को ही बयां कर रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा सकता है आज की तारीख में। तो सबसे पहले जो बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, अगर हम इसको देश की राजनीति के हिसाब से इस पुस्तक के आधार पर उसका विश्लेषण करें, तो आपको क्या लगता है कि मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं देश की जो राजनीतिक चिंतन है हमारे देश? क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आते आते, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक आते आते इस दिन बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ नया देखा है। बुरा भी हुआ, अच्छा भी हुआ। वो कहीं ना कहीं सब चीजें राजनीति में। तो जब हम प्रधानमंत्री के बारे में आप बात करते हैं, किसी भी समय का हो, तो उस समय उस समय की राजनीतिक स्थितियां रिफ्लेक्ट करती हैं। तो जिस वक्त आपने इस किताब को लिखने का, लिखवाने का, संपादन करने का जब मन बनाया, तो उस वक्त किस किस्म की राजनीतिक दौर में ये सारे चिंतन शुरू हुआ था? जब एक मन में आया कि इस किताब से मुझे सुल्ताना बेगम को झुग्गी से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही वयोवृद्ध कैमरामैन है विजेंद्र त्यागी साहब, जो अंदाज करते हैं कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक सब लोगों को ओथ टेकिंग सेरेमनी में उन्होंने विटनेस रहे। तो मैं त्यागी से बात किया कि त्यागी जी, मेरे मन में एक ये भावना है और मैं इससे ये करना चाहता हूँ सुल्ताना बेगम के लिए, क्योंकि तस्वीर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि तस्वीर कैसे बनी। बाकी पीएवी से, बाकी जितने भी और सब मित्र लोग थे, सब लोगों के माध्यम से जब तस्वीर इकट्ठा हुई, तो सबसे पहले मैं पहुंचा बिपिन चंद्रा के पास। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा बहुत बड़े इतिहासकार हैं। मैं उनसे कहा कि सर, जेएनयू के प्रोफेसर, अभी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के चेयरमैन हैं। मैं जाके सर से पैर छू के प्रणाम किया और मैं बोला कि सर, मेरे मन में ये एक ख्वाब है और मैं इस किताब के माध्यम से ये करना चाहता हूँ। करीब करीब 80-85 साल की उम्र में जरूर होंगे। वो उठे और मेरे पीठ पे थपथपाए। मुझे नहीं अंदाजा था कि ऐसा भी हो सकता है। इतने बड़े गुरु बोले कि बेटा, तुम जो कर रहे हो करो, बहुत अच्छी बात। जब प्रोफेसर बिपिन चंद्रा का इन्वॉल्वमेंट इसमें हुआ, तो मुझे लगा कि मैं सर्वशक्तिमान हो गया। फिर मैं इनसे, लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र सुनील शास्त्री साहब से, फिर मैं इंद्रजीत वाधवार से। मैंने देखा इस किताब में एक चीज और मैं देखी, जो मैं सब लोग प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जो भी था, कई पहलू ऐसे जिसमें जैसे सोनिया गांधी के बारे में भी जिक्र है और राजीव कहते हैं उस समय की सारी चीजें हैं। तो सबसे करीबी जो पहलू नजर आता है इसका, वो आपको क्या लगता है कौन सा है इस किताब का? मैं सिर्फ एक ही चीज को लेके, सबसे पहले भी मैं कहा, मैं किसी भी प्रधानमंत्री का कोई आलोचना नहीं, मैं सब लोगों, जितने लोगों ने इससे गुजारिश किया लिखने के लिए, उनसे सिर्फ एक लाइन जरूर बताता था, आप कोई भी ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री छोटा आदमी नहीं, बहुत बड़ा आदमी। और प्रधानमंत्री की आलोचना करना मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए मेरी एक ही नहीं। लेकिन शिवनाथ जी, क्योंकि आप पत्रकार रहे हैं और मैं भी इस पेशे से जुड़ा हूं, अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में, अगर उनकी कुछ गलतियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं, तो हम उनका अपमान थोड़ी कर रहे हैं। मतलब, और प्रधानमंत्री भी व्यक्ति होता है और व्यक्ति से ही, इंसान से ही गलतियां हो सकती है। तो हो सकता है कि मतलब, अगर मुझे लगता है कि अगर कहीं कोई
इस तरह का पहलू है जहां थोड़ा सा भी मतलब लगता है कि ऐसा एक गलती हो गई उस प्रधानमंत्री से, उसको हाईलाइट करने में, उसको उजागर करने में कोई दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत नहीं। मैं अगर बोलूं कि उस चीज को उजागर करने के लिए मैं उस लायक नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा। बाकी लोगों ने जो लिखा है उसमें नेहरू के बारे में भी लिखा है। इस किताब में 4 लोगों को मैं इक्वल ट्रीटमेंट किया, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। नेहरू के वक्त में भी नेहरू पे जो बिपिन चंद्र ने लिखा उसमें कम्युनलिज्म के बारे में, कम्युनलिज्म जो कम्युनिस्ट की देखिए, विचारधारा आपने थी। नेहरू की यह बात करें तो नेहरू की जो सबसे बड़ी नेहरू जैसे गलती हो गई थी, जिसकी वजह से जिन्होंने भरोसा कर लिया था चीन पर, एग्जैक्टली, मैं इसमें 2 चिट्ठी भी तो लगाया इस किस्म की गलतियां और प्रधानमंत्री ने भी की। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं तो उसमें कहीं किसी का आप अपमान भी नहीं कर रहे। नहीं, इसमें जिक्र किया है, इन लोगों ने जिक्र किया है। अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री के वक्त में इसमें 2 चिट्ठी मैं लगाया हूँ, 1965 की चिट्ठी है ना, मैं देखी हूँ। वो चिट्ठी आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल दुरुस्त है कि तो उस समय भी लोगों, उस समय के प्रधानमंत्री को चीन पे भरोसा नहीं था, जो आज के परिप्रेक्ष्य में एकदम सत्य उतर रहा है। करीब करीब 40, 45, 65 की बात है। वो दोनों चिट्ठी इसमें है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक व्यक्ति को जो लिखा। इंदिरा गांधी के बारे में जो भी कहा जाए, लेकिन एक बात पक्का है कि इंदिरा गांधी ने इस देश को एक नई दिशा दी। आप गलती उस मामले में भी आपके साथ हूं, क्योंकि जिस वक्त इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी थी उसी दौर में श्रीलंका में भी प्रधानमंत्री थी हमारी बंडारू नायके, और इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर भी थी, और ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर भी थी। लेकिन अगर उस दौर में जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल का जो समय था उसमें देखें तो शायद भारत में चुनौतियां कहीं ज्यादा थी बनिस्बत इजराइल को तो केवल पैलेस्टीन से लड़ाई लड़नी थी, और ब्रिटेन तो किसी चीज लड़ना ही नहीं था, उसको तो कुछ नहीं। और श्रीलंका तब तो ये इनकी प्रॉब्लम भी नहीं आई थी, तमिल वाली प्रॉब्लम भी नहीं थी, और हिंदुस्तान में एक ट्रांजिशन का दौर था। और रादर ये कहना चाहिए कि वो ट्रांजिशन के दौर थे वो उभर के सामने आई, जिनको प्रधानमंत्री बनाने का विरोध मोरारजी देसाई ने किया, पार्टी में भी उनके खिलाफ अनरेस्ट था। फिर उसी पीरियड में सबसे पहले संयुक्त विधायक दल की सरकारें भी बनी। तो चुनौतियां आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की थी, तो इसलिए उनको एक सेंस में जो आप कहना चाहते हैं हम एक आयरन लेडी कह सकते हैं एकदम। तो मेरा सवाल नीना जी आपसे, मतलब क्योंकि आप भी एक महिला हैं, आप पढ़ा भी रही हैं, अगर आपसे पूछा जाए मतलब इंदिरा गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में आपकी सोच क्या हो, किस रूप में देखती हैं? ए कंप्लीट वुमेन जिनमें शक्ति थी हर चीज को, हर परेशानी, हर तकलीफ और हर चीज का हल निकालने का, जो शायद आज उनके परिवार में, सर अगर कहें तो पॉलिटिक्स का ओरिजिनेशन उसी परिवार से हुआ जो पंडित जी ने शुरू किया था, जो इंदिरा गांधी जी ने अडॉप्ट किया, और कुछ हद तक मैं इस किताब में देख रहा था कई जगह कि इंदिरा गांधी केवल एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि उनका एक मदर, एक ग्रैंड मदर, जो पोते पोतियों का जो उन्होंने किया था, उनकी अपनी लाइफ अदर देन पॉलिटिक्स, तो एक आम महिला के रूप में देखें, एक माँ के रूप में देखें, एक सास के रूप में देखें, हाँ, उनके लिए एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, उनका परफेक्ट डायनामिक लेडी। लेडी में होने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, जो उनमें सब कुछ मौजूद है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो संपूर्ण महिला थी, अपने आप में संपूर्ण एक इसमें आपको एक घटना शायद इसमें जिक्र नहीं, सर लेकिन मैं भारतीय महिला भी एकदम कहने वाजिब है, क्योंकि हर इंडिया के हर ट्रेडिशन और कल्चर को मेंटेन करते रहे वो अपने टाइम। मुझे लगता है कहीं उनसे ज्यादा भारतीय तो सोनिया गांधी हो गई। सर उन्होंने अडॉप्ट किया, अपने उन मदर इन लॉ से सीखा, और आज एक परफेक्ट। इंदिरा जी तो खैर यहीं की पैदाइश है, सोनिया जी बाहर से आई। हाँ, उन्होंने सब चीज को अडॉप्ट किया। जब राजीव गांधी का देहांत हुआ, उनकी हत्या की गई, जी, तो पूरा देश ये कह रहा था कि सोनिया जी भी वापस चली जाएंगे, लेकिन सोनिया जी ने जिस तरीके से अपने आप को विशुद्ध भारतीय महिला के रूप में रखा, और सत्ता की लालसा भी इनके पास नहीं रही, तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि सोनिया जी एक कदम आगे बढ़ गई। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, यही बोलेंगे सही। मैं आपको सिर्फ एक घटना बताता हूँ। मैं पटना, उन दिनों की बात है, पोस्ट इमरजेंसी एरा का, इंदिरा जी पटना में सदाकत आश्रम जा रही थी। भीड़ अनंत भीड़ है, क्योंकि भीड़ इंदिरा गांधी के लिए जो जुटती थी उनकी आवाज को सुनने के लिए, और संभवतः
मैं पूरा नहीं कहूँगा, लेकिन वही आवाज़ आज की तारीख में लगभग 98-99% सोनिया जी में आ गया है। सेम टोन, सेम एक जो वाइब्रेशन होना चाहिए। खैर, एक बूढ़ी औरत पटना के गांधी मैदान के सामने में, जहाँ पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है, उस बेड को तोड़ पुलिस के बीच से वो अंदर चले गई। पुलिस उस पर डंडा उठाई थी मारने के लिए, क्योंकि इंदिरा जी आ रही, और इंदिरा जी के भय से पूरा देश कांपता था। इंदिरा जी गाड़ी से उतरे, उस औरत को उठाई, पकड़ी, फिर 2 मिनट बात की, और जो उसका समस्या था उस समस्या का समाधान हुआ। फिर वही ये जो संवेदनशीलता है, वो हर मानवीय संवेदनशीलता, वो संवेदनशीलता इंदिरा गांधी में जो था, कुछ हद तक नहीं बोलेंगे, लगभग सोनिया जी भी कोशिश कर रहे हैं या आ रहे हैं, लेकिन इंदिरा जी शिवराज जी, जितने प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं उनमें जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया है, उनको अगर हम देखें, उनके बारे में बात करें, और जिन्होंने जो नहीं कर पाए, जो बहुत कम टाइम तक रहे, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हों, चाहे वो चंद्रशेखर हों, चाहे वो देवे गौड़ा हों, चाहे वो के गुजराल हों, तो चरण सिंह, ये सारे इनको आकलन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम समय तक रहेगा जो। लेकिन जिन प्रधानमंत्रियों ने अपना कार्यकाल पूरा किया, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बनते तो पूरा देश और उसके पीछे का पूरा स्वाधीनता संग्राम का जो आंदोलन था, वो उसकी संवेदना, उसका वो सब उनके साथ था, तो वो प्रधानमंत्री बने 64 तक, जब तक इंदिरा जी ने जब तक किया तब तक वो रहा। अगर हम देखें, कांग्रेस में ही एक प्रधानमंत्री और हुए हैं जिनका नाम पीवी नरसिम्हा राव था, और जिस दौर में वो प्रधानमंत्री बने हैं उसमें भी कम से कम चुनौतियां वैसी ही थी जैसी इंदिरा गांधी के सामने थी। तो प्रधानमंत्री के रूप में राव का आंकलन आप किस रूप में करते हैं? आज की तारीख में हिंदुस्तान पूरे इकोनॉमिक जोन में वर्ल्ड वाइड जहां जा रहा है, जो स्थान बनाने की कोशिश किया, मैं इस किताब में सिर्फ इसी चीज को, वो सारी परिकल्पनाएं नरसिम्हा राव का है, एक सोच। आज हम नरसिम्हा राव को, चाहे उसमें जो पॉलिटिक्स हुआ हो उनका जो भी, लेकिन नरसिम्हा राव अपना फुल टर्म रहे। जिस परिस्थिति में उन्होंने प्रधानमंत्री का पद उनको सौंपा गया, एक बहुत ही सक्षम, ये अलग बात है, कुछ राजनीतिक लड़ाई बीच में हुई थी, वो सब ने, तो पार्टी के मामला में वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने जो एक आर्थिक संपन्नता देश को लाने के लिए उनकी जो विचारधारा थी, मैं समझता हूं कि उसी विचारधारा को कायम रखते हुए आज की तारीख में हम हैं, क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह भी उनके मनमोहन सिंह को लाने वाले आज मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है, तो कहीं ना कहीं राव साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए राव साहब की तो झा साहब मामले पर इस बात में हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और भारत के प्रधानमंत्रियों पर हमारी चर्चा साहित्य संसार में जारी रहेगी। आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, साहित्य संसार में। हम चर्चा कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्रियों पर। शिवनाथ जी, जब हम राव प्रधानमंत्री के रूप में राव साहब की उसका आकलन करते हैं, तो आपको शायद याद होगा कि 1991 में जो प्रधानमंत्री बने और उनके जो पूर्वाधिकारी प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर के टाइम में सोना भी गिरवी रखा गया था। तो प्रधानमंत्री बनने वाले राव ने वो रिकवरी भी किया, और आज जिस आर्थिक नव उदारवाद की हम बात करते हैं, तो वो उनका श्रेय, हालांकि उसकी शुरुआत राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में हो गई थी, लेकिन उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। उन पर यह भी आरोप लगा कि वो नेहरूवियन जो एरा है उससे हटा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक दिन हाउस में कहा था कि नेहरू जी भी अगर आज होते तो आज की परिस्थिति को देखते हुए वो वही करते जो आज हमको करना पड़ रहा है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, आर्थिक उदारवाद की बात करते हैं, सारी चीजें बात, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने की। मैं उनका एक दूसरा पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है उनका जो साहित्यिक और बौद्धिक पहलू जो था। तो शायद इकलौते प्रधानमंत्री थे इस देश के जिन्होंने जो 19 भाषाएं जानते थे और साहित्य सृजन भी करते थे। कुछ उनके बारे में, उस पहलू पर आप बताएंगे, उनका जो एक बिल्कुल गैर राजनीतिक पहलू था। देखिए, भाषा के मामले में मैं समझता हूँ कि नरसिम्हा राव जितनी भाषा जानते थे, बाकी प्रधानमंत्री लगभग 6, 7, 8 भाषाओं में लोग रहे हैं, लेकिन इतनी भाषाएं कोई नहीं है। इंदिरा जी का
जो एक माहौल था वो एक अलग माहौल था, और जिस समय वो प्रधानमंत्री बने उस समय इतनी कविताओं को या ये सब सोचने की स्थिति में शायद वो नहीं रही होगी। लेकिन जो जो इंदिरा जी के पास जो सबसे बड़ा साहित्य था, जो नेहरू जी के जो पत्र थे, लेटर्स टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे, वो अपने आप में एक साहित्य है, और उस पर कई चीजें बनी, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो उसमें इंदिरा जी के चैप्टर में एक चीज का जिक्र भी है कि मोतीलाल नेहरू ने इंदिरा जी को एक चिट्ठी लिखे थे, जिसमें इन्होंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान में विश्व में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं काम करने वाले, एक होते हैं क्रेडिट लेने वाले। तो बेहतर यह है कि तुम काम करने वालों की कतार में आ जाओ, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम होता है। क्रेडिट लेने वालों की संख्या लंबाई ज्यादा होती है, तो इधर आ जाओ। तो राव साहब भाषाओं का ज्ञान, जो विद्वज्जन है, पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, उनके लिए जो एक प्रति जो सम्मान उनका, क्योंकि आज की तारीख में पढ़े लिखे लोगों का कोई सम्मान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, मैं बस उन्हीं पे ला रहा हूं, उन्हीं के वही कुछ बातें वाजपेयी जी में भी। वाजपेयी जी की जितनी भी कविताएं हैं, वाजपेयी जी को सुनने के लिए, या उनकी जो ये मुख खुलता है, तो खुलने के बाद जो एक लगता है कि कुछ कविता ही बोल रहे हैं उनका, मतलब वो भाषण वो सामने वाले व्यक्ति को एकदम इस तरह से सम्मोहित करते हैं कि आदमी सोचता है कि किस शब्द का प्रयोग करेंगे ताकि वो एक सीख हो। कम बोलना, ये सब इन प्रधानमंत्रियों में एक विशेष बातें थी, लेकिन जब बोलते थे तो कुछ ऐसी बातें बोलते थे जो सामने वाले लोगों को एक सीख हो, समझ हो, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है। वाजपेयी जी और नरसिम्हा राव 2 अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और राजनीतिक चिंतन भी अलग था। मानवीय संस्कार जो है वो दोनों में है। अब अगर हम बात करें जो उसके बाद का जो दौर है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री बनते हैं, लोगों को ये लगता नहीं था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि नरसिम्हा राव उनको लेके आए थे। तो यहाँ जिस तरीके से सोनिया जी ने उनको आगे बढ़ाया, उसको आप किस रूप में देखते हैं? मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से, हाँ, व्यक्तिगत बात, कि किसी की आलोचना करना बहुत आसान, कोई भी कर सकता है। मनमोहन सिंह के अंदर में जाके कोई आदमी देख नहीं सका। हम लोग बोलेंगे कि जो लिखने वाले लोग हैं, चाहे देश की जनता हो, चाहे खास करके जो एक बनता है, एक समाज जो बनाते हैं, वो हम लोग बनाते हैं लिख लिख के। तो हम सिर्फ खुद जजमेंट करने लगे कि ये आदमी नहीं कर सकता है। यहाँ पे सोनिया गांधी, मैं इसमें जिक्र किया हूँ, सोनिया गांधी बड़ी गलती शायद अडवाणी जी कर गए चुनाव के टाइम पर, या कमजोर प्रधानमंत्री इनको बोल दिया, और उसका कहीं का रिएक्शन हुआ। देखिए, आप बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप हमको छोटा समझ लीजिए। लोगों ने यही किया है। आडवाणी जी का एक्सेप्टेबिलिटी कंट्री में मैं समझता हूं कि वाजपेयी के बाद शायद बीजेपी में ये कोई नहीं, कोई नहीं। पूरा वर्ल्ड वाइड में अगर एक्सेप्टेबिलिटी की बात होगी, तो भारत की ही नहीं, पूरे विश्व का आवाम वाजपेयी को जिस तरह से लेता है, वो आडवाणी जी को नहीं लेगा। मनमोहन सिंह अपने सेकंड टर्म में इस चीज को प्रूव किया है वर्ल्ड वाइड कि मैं भी हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, और इसका जवाब भी उन्होंने दिया था प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को कि मैं कमजोर नहीं हूं, और उन्होंने प्रूव किया। बॉम्बे की जो घटना हुई उसमें शायद इस टेन्योर में जो किया कि बॉम्बे टेररिस्ट अटैक, उनके टाइम में पार्लियामेंट अटैक हो गया जब वो प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। मैं वो सब बातों नहीं बोले, लेकिन मनमोहन सिंह को सोनिया जी का ये बहुत बड़ा बड़प्पन है, क्योंकि अगर सोनिया जी एक्सेप्ट करती प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो फिर हंगामा होता, अखबार वाले लिखना शुरू कर देते, बहुत सारी बातें। उनकी एक स्पीच है सोनिया जी का, वो स्पीच इस किताब में मैं डाला हूँ, और एक एक चीज उन्होंने, सोनिया जी ने स्पीच में लिखा है, जो कैसे इंदिरा गांधी से वो सीखे, कैसे उनकी शादी हुई है, पूरे हालात। जब भारतीय संदर्भ में जब सोनिया जी का जिक्र करते हैं और परिवार का जिक्र करते हैं, तो हमारे देश में सबसे अभी तक जो नौजवान प्रधानमंत्री रहे वो राजीव गांधी रहे। बहुत ऐसी उम्र थी, मतलब वो सीधे प्रधानमंत्री बनी, मतलब कोई एक हालात राज्य मंत्री बनी, और जिन हालात में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिससे वो है, हालांकि उस वक्त बहुत लंबी कतार थी। अगर आप देखें इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी जो बनने के बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन राजीव गांधी बने।
राजीव गांधी का एक चिंतन जो था अपने दूसरे प्रधानमंत्री से या बिल्कुल पूरे इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक सोच है, उनके जो बड़े कद के जो नेता हैं, उनकी सोच में थोड़ा फर्क था। और जिस किस्म का उन्होंने सिलसिला शुरू किया, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे दूरसंचार क्रांति का मामला हो, चाहे तिलहन टेक्नोलॉजी मिशन की बात हो, तो ऐसा लगता है कि शुरू में शायद लोग उनको समझ नहीं पाए या पचा नहीं पाए। आपको क्या लगता है? मेरे पिताजी बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते हैं कि सोया हुआ आदमी जग सकता है, जगा हुआ आदमी को तुम नहीं जगा सकते। जब हम अपने मन में किसी के प्रति एक परिकल्पना पहले ही कर लिए कि ये आदमी खत्म है, फ्लॉप है, तो उसको कुछ भी करने से ठीक नहीं कह सकता। यही चीज़ राजीव गांधी के साथ हुआ। जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पास आया, तो चाहे पार्टी के लोग हों जो उस पद पे नहीं आसीन हो सके, वो क्रिटिसाइज करने लगे या करवाने लगे एक माहौल बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने देश को संभाला और एक नया रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की और कर दिखाया। आपको नहीं लगता कि राजीव गांधी का जो राजनीति में उदय हुआ है वो भी ट्रेजिक हुआ और उनका जाना भी ट्रेजिक था? वो राजनीति में तब आई जब संजय गांधी का विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी, और उनका जो ट्रेजिक एंड हुआ वो वहाँ श्री पेरुम्बदूर में वो हुआ। तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जब वो कांग्रेस के महासचिव बने थे और लोकसभा के सदस्य बने अमेठी से, उस वक्त उन्होंने काम शुरू किया था। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, वो जमीन से आए, मतलब ऊपर से थोपा न जाए नेता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो चुनाव में जो लोग उम्मीदवार हैं उनको एक उससे लाया जाए, पंचायत चुनाव से के अलावा, मतलब कि वो उसका बकायदा स्क्रीनिंग हो और ये हो। और वही काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं। वही काम नहीं कर रहे। राजीव गांधी के जो एक विचार था, उस विचार को राहुल जी थोड़ा आगे ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे भी जनरेशन गैप है। राहुल गांधी के जो राजीव जी का जो उम्र उस समय था, हाँ, और राहुल गांधी का जो उम्र है, इस उम्र में कम से कम 30 साल का 25 साल का गैप है। तो ऑब्वियस है कि 25 साल बाद की जो सोच होगी, तो एक इनोवेशन और होगा, और जिस दिशा में ये ले जा रहे हैं, आप अंदाजा लीजिए कि पूरे देश में एक जो युवाओं में, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मैं फिर पॉलिटिक्स में नहीं बोलूँगा, लेकिन युवाओं में, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, एक जो जोश आया है, वो तो अन्य बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं वो जोश कहाँ ला पाए। जो अंतरंग एक होना चाहिए, वो राहुल जी ला रहे। जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं और इस देश की राजनीति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संसद भी उसमें शुमार होती है। कहीं ना कहीं क्या बदली, सबसे पहली जरूरत संसद की होती है। और ये 15वीं लोकसभा है। अभी इस समय देश में पहली बार एक महिला लोकसभा अध्यक्ष हैं। और ये अगर हम देखें कि 14वीं लोकसभा तक, 14वीं लोकसभा में जब सोमनाथ जी बनते हैं स्पीकर लोकसभा के, संसद में भी एक इवोल्यूशन होता है, पार्लियामेंट्री फोरम्स बनते हैं। और जो आप युवकों की बात करें, युवा नेताओं की बात कर रहे हैं, तो देखा जाता है कि जो पार्लियामेंट में जो उनका जो योगदान है युवा सांसदों का, वो बड़ा रचनात्मक दिखाई पड़ता है। और उसमें कोई किसी एक पार्टी वाली बात नहीं, चाहे वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के हों, चाहे राहुल कांग्रेस के हों, चाहे नवीन जिंदल हो या दुष्यंत सिंह हो बीजेपी के हों, मतलब उनके, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये जो सोच है, जो नए एमपीज की, नए सांसदों की, वो कहने की अपने जो ट्रेडिशनल नेता है उस एज गैप के बाद वो एक नई चीज देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जो 50 साल पहले की बात थी वो माहौल आज नहीं हो सकता है। हम जिस चीज को अपने नजर से देख रहे हैं, मेरा बेटा उस चीज को उसी नजर से देखा, ये जरूरी नहीं है। समय बीतने के साथ साथ जो समय की मांग हो रही है वो भी बदल रही है। अब उस मांग में एक 80 साल के आदमी क्या सोचता है और उस मांग को पूरी करने में एक 25 साल का व्यक्ति क्या सोचता है, अंतर हो। शिवनाथ जी, आपने बहुत सही कहा कि समय के हिसाब से और जरूरत के हिसाब से चीजें बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, काम बदलता है, काम करने का तरीका बदलता है। और शायद यही जो हम अगर भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करें, तो नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक जो जनरेशन गैप है, जो चेंजेज हैं, जो परिवर्तन है, वो दिखाई पड़ रहे हैं। और शायद आने वाले समय में हम और कुछ सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप
हमारे यहाँ आए, हमारा इस कार्यक्रम में आए, और ये फिलहाल इस कार्यक्रम हमको यहीं पर विराम देना पड़ेगा। तो साहित्य संसार के आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में ऐसी किसी खास मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।